मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 में लेसन नंबर 17 तारे एवं सौर परिवार के क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि हमने पिछले 2 वीडियोस में ये पूरा चैप्टर समझा था और उसको अच्छे से पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। और पीछे वाले वीडियोस में मैंने आप क्या ना को जो बुक है ना, बुक के अंदर जितने भी जो अबसद थे, राइट रॉन्ग थे, वो आपको अपनी बुक के अंदर टिक करवा दिए थे पिछले वीडियो में। तो आज हम सिर्फ जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योंकि हमने 6 तक तो तुम्हारे मैचअप थे तो तुम लोगों ने सबने उतार लिए थे। तो अभी हम तुम्हारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि शुक्र संध्या तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप इसे आकाश के किस भाग में देखेंगे। मतलब जो शुक्र है, शुक्र ग्रह है ना, अगर उसको संध्या तारे के रूप में अगर हमें दिखाई दे रहा है तो हम आकाश के किस भाग में उसको देखेंगे। अगर संध्या तारे के मतलब शाम के टाइम में अगर हमें दिख रहा है तो वो किस आकाश के किस भाग में होगा, वो होगा पश्चिम भाग में, आकाश के पश्चिम भाग में। तो हम लिखेंगे यदि, तो मेरे साथ साथ में आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। यदि शुक्र संध्या तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो हम इसे पश्चिमी आकाश में देख सकते हैं। पश्चिमी आकाश में देख रहे हैं, ऐसा हम दिखाई दे रहा है तो पश्चिमी आकाश में देख रहे हैं तभी तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो किस में दिखाई देगा, कौन से आकाश में दिखाई देगा, पश्चिमी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम लिखिए। तो सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है, बृहस्पति। क्या नाम है, बृहस्पति। तो हम लिखेंगे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन है, बृहस्पति है, ठीक है बच्चों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तारामंडल। सबको पता तो है ना कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तारामंडल क्या होता है, किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखिए। ये बोल रहा है कि तारामंडल क्या होता है तथा किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखिए। तो बताओ बच्चों, तारामंडल क्या होता है। तारामंडल होता है कि पहचानने योग्य जो पैटर्न बनता है ना तारों का, जो तारों का जो समूह होता है उसके अंतर्गत जो पहचानने योग्य जो पैटर्न बनता है वो क्या कहलाता है, तारामंडल कहलाता है। तो हम लिखेंगे तारामंडल की परिभाषा लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम तारामंडल में लिखेंगे पहचानने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तारामंडल कहते हैं। तो हमें कोई 2 तारामंडल के नाम लिखने, तो हम लिखेंगे 2 तारामंडल। कितने, 2 तारामंडल के नाम लिखेंगे तो 2 तारामंडल बराबर करके लिख देंगे। कौन से 2 तारामंडल, एक तो हो गया सप्तऋषि
एक तो हो गया सप्तऋषि और एक हो जाएगा ओरियन लिख लेंगे नाम। क्या लिख लेंगे? ओरियन। ठीक है ना। तारामंडल के दो हमें नाम लिखने थे तो हमने दो तारामंडल के नाम लिखे, दो तारामंडल लिख दिए। कौन से? सप्तऋषि और ओरियन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना। तो आप लोग इसको उतार लीजिए। अगर किसी ने नहीं उतारा है तो वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से उतार लीजिए। ठीक है। तब तक मैं इसको इरेज करती हूँ। ओके बच्चों, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको उतार लेना अगर नहीं उतारा है तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है सप्तऋषि तथा ओरियन तारामंडल के प्रमुख तारे की अपेक्षित स्थिति दर्शाने के लिए आरेख खींचे। प्रमुख तारा मतलब सप्तऋषि का प्रमुख तारा कौन सा है? ध्रुव तारा। और जबकि ओरियन का जो प्रमुख तारा है वो कौन सा है? सीरियस। ठीक है ना। तब हम इसके ना प्रमुख तारे की स्थिति दर्शाने के लिए हमें क्या करना है? एक आरेख खींचना है। तो हम आरेख खींचेंगे पहले सप्तऋषि तारामंडल का। ठीक है। तो आरेख कुछ यूं होगा। ठीक है। अब क्या ये देखो, ये क्या बन गई? जैसे वो अपने पानी पीने वाला होता है ना, वैसा बन गया ना कटोरा। ये आगे कटोरा और ये हैंडल हो गया। ठीक है ना। तीन वो स्टार वाला हैंडल और ये कटोरा। ठीक है। अब इसमें स्थिति ध्रुव तारे की स्थिति कैसे लिखेंगे? जो ये सिरे वाले जो होते हैं ना, ये जो तारे, इनके एक काल्पनिक अक्ष खींचना है। इनके सापेक्ष क्या खींचना है? काल्पनिक अक्ष। काल्पनिक अक्ष जाकर जहां पर उस तारे पे मिलता है जहां पर वो क्या होता है? कम चमकीला होता है, तो वो क्या हो जाएगा? ध्रुव तारा हो जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ध्रुव तारा और ये क्या हो गया? सप्तऋषि। तो इसको बोलेंगे सप्तऋषि। और सप्तऋषि का प्रमुख तारा कौन सा हो गया? ध्रुव तारा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमें बोला है, ओरियन तारामंडल। कौन सा बोला है? ओरियन तारामंडल। तो इसके बारे में लिखेंगे। तो इसके बारे में लिखेंगे तो देखो, पहले हम क्या बनाते हैं? स्टार बनाएंगे। 3 स्टार बनाएंगे ऊपर की तरफ। ये हमने बनाए कुछ 3 स्टार। ठीक है। और फिर बीच के अंदर बनाएंगे हम 2 स्टार बनाएंगे, 3 स्टार बनाएंगे बीच के अंदर भी। ये हमने बीच के अंदर बनाए 3 स्टार और फिर यहाँ पे साइड में बनाएंगे नीचे की तरफ 2 स्टार। ठीक है। अब इसको सापेक्ष में मिला देंगे। ठीक है ना। जितने भी ताकि अभी आकृति पता लग जाएगी भाई कैसी आकृति है कैसी नहीं। ठीक है ना। ये हमने इसको मिला दिया। ओरियन के इस तारे की जो सीरियस तारा होता है, इसका कौन सा तारा प्रमुख कौन सा होता है? सीरियस तारा होता है। ठीक है ना। जो सीरियस तारा होता है ना, इसकी जो सापेक्ष स्थिति वो कैसे निकालने की? जैसे ये तारा है ना, इस तारे के तिरछे में एक तारा होगा। ठीक है ना। इस तारे के तिरछे में एक तारा होगा। वो कौन सा होगा? सीरियस तारा। कौन सा होगा? इसका प्रमुख तारा वो क्या होगा? अधिक चमकीला तारा होगा। ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया? सीरियस। और ये जो मंडल है वो कौन सा हो गया? तारामंडल कौन सा हो गया? ओरियन। कौन सा हो गया? ओरियन। और इसका प्रमुख तारा कौन सा हो गया? सीरियस। ये आपको आकृति बनानी है तो इसको जल्दी से बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए बच्चों। ठीक है। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके आराम से बना लीजिए। मैं इसको इरेज करती हूँ जब तक। ठीक है। तो बच्चों हमने वो 10वां क्वेश्चन इरेज कर दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों के नाम लिखिए। ग्रहों के अतिरिक्त 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों के नाम लिखने। तुम बताओ और अन्य 2 सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं? हमने कौन कौन से देखे? धूमकेतु, उल्काएं, उल्कापिंड और कौन देखा था? क्षुद्र ग्रह देखा था। ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 नाम। तो हम लिखेंगे 2 नाम लिखे। तो एक लिखेंगे कौन सा? धूमकेतु और एक लिख देंगे, दूसरा लिख देंगे हम उल्का या तो था उल्का या उल्का पिंड। ठीक है। ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है। तो अब हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि व्याख्या कीजिए कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। व्याख्या
कीजिए कि सप्तऋषि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमें इसने बोला है कि व्याख्या कीजिए कि सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे। बताओ जरा, सप्तऋषि की सहायता से जो सप्तऋषि होता है उसका प्रमुख तारा कौन सा होता है? ध्रुव तारा होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला था, जो किनारे के जो सिरे है ना, सिरों से एक काल्पनिक अक्ष खींचेंगे तो हमें वो क्या दिखेगा? काल्पनिक अक्ष खींचेंगे तो हमें एक है ना, एक तारे के वो काल्पनिक अक्ष वहां पे जाके मिलेगा जहाँ पे वो तारा कम चमकीला होगा, तो वो तारा कौन सा होगा? ध्रुव तारा होगा, ठीक है बच्चों। तो हम अभी इसके बारे में लिखेंगे सप्तऋषि के सिरे के दोनों तारों से गुजरने वाली सरल रेखा की कल्पना कीजिए, ठीक है। दोनों तारों से गुजरने वाली सरल रेखा की कल्पना कीजिए। इस काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा में कहाँ पर करना? उत्तर दिशा में आगे बढ़ाइए। यह रेखा एक ऐसे तारे पर पहुंचती है जो अधिक चमकीला नहीं है, यही ध्रुव तारा है, ठीक है बच्चों। तो हमने कर दिया क्वेश्चन फिनिश, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें क्या करना है कि जो दो किनारे के जो सिरे होते हैं, सिरों से काल्पनिक अक्ष खींचना है, अक्ष को कल्पना करनी है, उस काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा में आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। उत्तर दिशा कौन सी होगी? दिस साइड, ठीक है ना। तो उत्तर दिशा में आगे की तरफ बढ़ाना है और ऐसे तारे तक पहुंचेंगे जो क्या होगा? अधिक चमकीला नहीं है, तो वही क्या होगा? ध्रुव तारा होगा। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब बताओ ध्रुव तारे को कौन सी दिशा में देख सकते हैं? उत्तर दिशा में। बात समझ आ गई। तो अब हम इरेज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। तो आप इसको वीडियो पोस्ट करके आराम से उतार लीजिए, मैं इरेज कर रही हूँ। तो बच्चों हमने ये अभी क्वेश्चन नंबर 12 किया है ना, तो इसका हम डायग्राम भी बना सकते हैं चाहे तो। कैसे? जैसे वो बनाया था स्टार वाला पीछे, सेम वही डायग्राम बना के इसको अच्छे से दर्शा सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। ये हम डायग्राम बना के इसको दर्शा सकते हैं। उत्तर दिशा में यहाँ पे कोई स्टार बना लेते, ठीक है ना। तो मेरी यहाँ पे जगह नहीं थी, इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा हो गया, ठीक है। तो इसको डायग्राम भी बना के बता सकते हो। ओके बच्चों, बात समझ आ गई आपको?
ठीक है। डायग्राम ये तो मैंने यहाँ पे मैंने जगह नहीं थी, इसकी वजह से यहाँ पे आके अदरवाइज आपको ऐसे नहीं करना है, आपको नीचे की तरफ अच्छे से बनाना है। ओके बच्चों, तो हम डायग्राम भी बना सकते हैं, तो आप डायग्राम भी बना लेना ताकि स्थिति अच्छे से पता लग जाए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या आकाश में सारे तारे गति करते हैं? व्याख्या कीजिए। जो आकाश है उसमें सारे तारे गति करते हैं? नहीं बेटा, सारे तारे मतलब तारे गति करते ही नहीं है एक्चुअल में, पर गति करते हुए हमें क्या होते हैं? प्रतीत होते हैं। उनकी स्थिति बदलती हुई हमें प्रतीत होती है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये ऐसा प्रतीत क्यों होता है? ऐसा प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि अपने है ना पृथ्वी के अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे क्या कर रही है? घूम रही है, तो तारे हमें गति करते हुए हमें नजर आते हैं। ठीक है बच्चों, यही कारण है कि तारे हमें गति करते नजर आते हैं, पर एक्चुअल में तारे गति नहीं करते। पर हमें जो ध्रुव तारा है वो हमेशा उत्तर में ही दिखता है, और वो कभी गति करता हुआ नजर नहीं आता या प्रतीत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ध्रुव तारा है ना वो क्या है कि है ना पृथ्वी के झुकाव के अक्ष की ओर स्थित है, ठीक है ना, ठीक है ना। वो क्या है? पृथ्वी के झुकाव के अक्ष की ओर स्थित है, जिसके कारण वो हमें गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता। बात समझ आ गई कि कोई भी तारा गति नहीं करता है, सारे तारे हमें गति करते हुए प्रतीत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या हो रही है? घूम रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो हमें तारे पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हुए दिखते हैं। बात समझ आ गई? तो अभी हम इसको नोट डाउन करेंगे, तो उससे पहले मैं इसको इरेज कर दूं क्योंकि क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको इरेज कर दो बच्चों। ओके, तो अब हम आंसर लिख रहे हैं, आकाश में तारे गतिमान नहीं होते हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा प्रतीत होता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है, इसलिए लगभग सभी तारे पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। सिर्फ ध्रुव तारा ही स्थिर दिखाई देता है। ध्रुव तारा ही स्थिर दिखता है, सिर्फ ध्रुव तारा ही स्थिर दिखता है, क्योंकि यह पृथ्वी के झुकाव अक्ष की ओर स्थित है, परंतु वास्तव में कोई भी तारा गति नहीं करता, परंतु वास्तव में कोई भी तारा गति नहीं करता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा,
वो मैं लिख रही हूँ, जब तक आप इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं, क्यों व्यक्त करते हैं? इस कथन से क्या तात्पर्य है कि कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है। 8 प्रकाश वर्ष दूर है। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, कि तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं? इस कथन से क्या तात्पर्य है कि कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है। एक्चुअल में बताओ, हम लोग दूरियां किस में मापते हैं? किलोमीटर्स में। किस में मापते हैं? किलोमीटर्स में। और अगर हम बता रही हूँ कि भाई पृथ्वी से, और ऐसा प्रूव है कि भाई पृथ्वी से लेके सूर्य तक की दूरी कोई करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो इतना करोड़ों किलोमीटर हमें याद रहना भी कठिन होता है और बोलने में भी क्या आती है, कठिनाई आती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस किलोमीटर की बजाय हम एक लंबाई है ना, लंबाई या उसको मापने का एक अन्य मात्रक काम में लेते हैं, वो क्या होता है, प्रकाश वर्ष। ये भी क्या है, लंबाई या दूरी मापने का क्या है, एक मात्रक है। क्या है, प्रकाश वर्ष या मापक है। दूरी मापने का क्या है, मापक है प्रकाश वर्ष। हम किलोमीटर की बजाय, किलोमीटर बहुत ज्यादा आंकड़े हो जाते हैं, इसलिए उस आंकड़ों को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। बात समझ आई? प्रकाश वर्ष का प्रयोग क्यों करते हैं? अधिक दूरी हो जाती है तो उसको करना कठिन होता है, इसलिए हम प्रकाश वर्ष एक अन्य मात्रक का प्रयोग करते हैं। अब इसने बोला कोई तारा पृथ्वी से कितना, 8 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी से कितना है, 8 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है, मतलब एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जो चली गई दूरी होती है ना, वो क्या होती है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, तो इसने बोला कि कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है, मतलब 8 सालों में प्रकाश ने जितनी दूरी तय की है उसके क्या है, बराबर है। 8 सालों में प्रकाश ने जितनी दूरी तय की है उसके बराबर है पृथ्वी और तारे के बीच की दूरी। बात समझ आई इसमें? ठीक है बच्चों, तो मैं तुम्हें एक जनरल नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि भाई है ना, एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी नहीं, मैं तुम्हें एक सिंपल सा बता रही हूँ, प्रति सेकंड प्रकाश की दूरी देखो, इतनी से में बहुत ज्यादा आ रही है। कितनी आ रही है, 3 लाख किलोमीटर आ रही है। कितनी आ रही है, 3 लाख किलोमीटर, तो वो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो इसलिए हम किसका मात्रक का उपयोग करते हैं, प्रकाश वर्ष का। और 8 प्रकाश वर्ष से तात्पर्य है कि 8 सालों में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर है। बात समझ आ गई? ठीक है, तो मैं ये इरेज करके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिख रही हूँ, तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके भी उतार सकते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हमने देखा था, समझा था उसको। अब इसका आंसर हमारा ये रहा। ठीक है ना, तो आंसर मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। तारे तथा पृथ्वी के मध्य की दूरियां अधिक होती है। तारे तथा पृथ्वी के मध्य की क्या होती है, दूरियां अधिक होती है। तथा या फिर जो भी है ना, पृथ्वी से जो भी दूर है, जो अंतरिक्ष में है, उनके जो मध्य की जो दूरियां होती है वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है। जिसे हम किलोमीटर में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए इन दूरियों को मापने के लिए लंबाई के अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष में मापते हैं। किसमें मापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं, अर्थात क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका अर्थ है कि
प्रकाश द्वारा 8 वर्षों में तय की गई दूरी। बात समझ आई नहीं आई तुम्हें? ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो मैं इसको इरेज कर दूंगी, तो जिससे पहले तुम लोग क्या करो, इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से इसको उतार लो। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके उतार ले। तो बच्चों देखो, हमारा क्वेश्चन है कि भाई बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 11 गुनी है। बृहस्पति की जो त्रिज्या ना वो पृथ्वी की त्रिज्या की कितनी है? 11 गुनी है। बृहस्पति तथा पृथ्वी के आयतनों का अनुपात क्या करना है? परिकलित करना है। बृहस्पति में कितनी पृथ्वी समा सकती है, तो हमें क्या पहले क्या करना है? आयतनों का अनुपात परिकलित करना है, फिर बताना है कि बृहस्पति में कितनी पृथ्वी समा सकती है। तो पहले हमें आयतनों का अनुपात परिकलित करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वृत्त का आयतन क्या होता है, क्योंकि जो पृथ्वियां हैं या फिर जो बृहस्पति सारी कैसे गोल है, आकार में गोल है। हमें ज्ञात क्या करना है? आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे पहले वृत्त का आयतन। वृत्त का आयतन का मान क्या होता है? वृत्त का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई म्यू आर क्यूब होता है। ठीक है ना, म्यू मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो यू है इसको म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है कितना गुना है, त्रिज्या कितना गुना नहीं है। इसने बोला ना कि बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कितनी 11 गुनी है। तो हम पहले लिखेंगे पृथ्वी का आयतन। ठीक है ना, तो पहले हम लिखेंगे पृथ्वी का आयतन। तो पृथ्वी का आयतन सिंपल सा हो गया 4/3 पाई आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, न्यू 1 हो जाएगा, तो फिर वो स्क्वायर एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बृहस्पति का आयतन। बृहस्पति का आयतन, बृहस्पति का आयतन बताओ कितना हो जाएगा? 4/3 पाई न्यू आर है, तो यहाँ पे न्यू कितना है? 11 है, 11 इंटू आर का क्यूब। अब 4/3 पाई इंटू 11 का क्यूब होता है 1331 होता है। ठीक है ना, इंटू आर क्यूब। ठीक है, 11 का क्यूब होता है 1331। तो अब हमारे पास देखो ये आ गया बृहस्पति का आयतन आ गया 4/3 पाई आर स्क्वायर सॉरी क्यूब इंटू 1331। ठीक है, ये तो होगी हमारी समीकरण 1, ये होगी हमारी समीकरण 2। ठीक है बच्चों, अभी मैं आगे का यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि भाई तुम आगे नीचे कॉपी में करना है, यहाँ पे जगह नहीं है इसकी वजह से यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें क्या करना? आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। लिखेंगे हम समीकरण, हमें ज्ञात क्या करना है? बृहस्पति तथा पृथ्वी के, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर तो भाग देने पर क्या होता है हम देखेंगे भाई। तो जो समीकरण इसको जो है ना, इसको हम नाम दे देते हैं, चलो थोड़ा ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, नाम लिखेंगे बृहस्पति का आयतन बटा पृथ्वी का आयतन। अनुपात ज्ञात हो जाएगा इससे हमें, बृहस्पति का आयतन बटा पृथ्वी का आयतन। तो बृहस्पति का आयतन कितना है देखो जरा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1331 डिवाइडेड बाय पृथ्वी का कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब से 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1331/1। तो बृहस्पति का आयतन बटा पृथ्वी का आयतन तो हमारे पास हो जाएगा। इसका अनुपात ज्ञात करना हम तो लिखेंगे कि भाई यहाँ पे, तो हम इसका अनुपात लिखेंगे ठीक है बच्चों। तो अब ये हो गया बृहस्पति का आयतन अनुपात पृथ्वी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 1331/1। जो बट्टा होता है वो किस में बदल जाएगा? अनुपात में बदल जाएगा। तो ये हो गया हमारे बृहस्पति और पृथ्वी के आयतन का क्या हो गया? अनुपात हो गया। अब हमें बात करनी है कि भाई कितना गुना है, तो इसको फटाफट उतार लीजिए, क्योंकि मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए, पोस्ट करके उतार लीजिए, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा था बृहस्पति में कितनी पृथ्वियां समा सकती है। तो भाई हमने क्या किया भाई, अगर मान लो कितनी पृथ्वी, एन पृथ्वी है जिसका आयतन इतना है 4/3 पाई आर क्यूब। एन पृथ्वी जिसका आयतन कितना इतना है, ठीक है ना, और वो किसके बराबर एन पृथ्वियां, तो आयतन किसके बराबर? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1331। ठीक है ना, ये इतने गुने के बराबर है। ठीक है ना, इतने गुने के, ये जो पृथ्वी का जो आयतन है और जो कितनी पृथ्वियां समा सकती है वो इतने गुने के बराबर। तो इससे ये कट गया, तो एन बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1331। तो हम लिख सकते हैं कि बृहस्पति में 1331 पृथ्वियां समा सकती है। ठीक है ना, 1331 पृथ्वियां समा सकती है। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग।
अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। वो है कि भाई ये जो बूझों ने सौर परिवार का आरेखित चित्र बनाई है, देखो बुक के अंदर ही देखेंगे इसको, आरेखित चित्र बनाया है और क्या ये आरेख है सही है या नहीं, इसे संशोधित कीजिए। जो आरेख दिया गया वो सही है नहीं है। इसमें देखो सूर्य के पास कौन सा है, बुध है, फिर कौन है, मंगल है, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, बृहस्पति, इसने शनि यहाँ पे, नेपच्यून और यूरेनस यहाँ पे दिए। तो हमें पता है कि भाई बुध के बाद कौन आता है, शुक्र आता है, ठीक है ना, और पृथ्वी के बाद कौन आता है, मंगल आता है। तो मंगल और शुक्र की स्थिति आप परिवर्तित करेंगे तो हमारे एक तो सही हो जाएगा, और दूसरा इसने कि भाई बृहस्पति के बाद शनि सही है। फिर आता है यूरेनस और नेपच्यून आता है सबसे लास्ट का, सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, नेपच्यून है। तो नेपच्यून और यूरेनस की स्थिति आपस में परिवर्तित करेंगे तो हमारे यह सही हो जाएगा। जो इन्होंने बनाया वो खोटा है, इसको हमको सही करना है। तुम बुक में इसको सही कर लेना, मंगल और शुक्र की स्थिति आपस में अंतर परिवर्तित करके और नेपच्यून और यूरेनस की स्थिति आपस में अंतर परिवर्तित करके तुम इसको सही कर लोगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा हो गया लेसन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला लेसन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। इसको जितना भी ये वीडियो पोस्ट करके उतार लेना अगर कोई रह गया हो तो।